फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि ऑनलाइन मोड में हुए थे, यानी कि पिछले साल का ये पेपर है जो कि 16 दिसंबर को हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। इसके अलावा आप लोग भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर उत्तर दीजिए, क्योंकि सीटेट में जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं उतने ही अच्छे से उत्तर देने में भी सक्षम होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, या फिर विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और लास्ट ऑप्शन है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो सबसे पहले, विकास की जो प्रक्रिया है वो एक दिशीय नहीं होती और ये केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो ये बात तो सही है कि ये आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, बट केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ये गलत है। और ये केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होता। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो तीसरा वाला, यानी कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो हमारा विकास होता है, हमारे विकास में सांस्कृतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम, 2 से 10 तक पहाड़े और दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो यहाँ पर विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की बात करी गई है। तो अगर वह 10 राज्यों के नाम लिख रहा है तो यहाँ पर चिंतन नहीं होगा, क्योंकि 10 राज्यों के नाम वह आसानी से लिख देगा। 10 तक पहाड़ा, ये भी मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं, और कविता को भी याद करके वाचन करना है। तो यहाँ पर भी चिंतन को बढ़ावा देने जैसी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। तो यहाँ पर चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास की प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारक। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है विकास का चरणीय सिद्धांत। तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चरणीय सिद्धांत में पियाजे ने बताया है कि जो विकास होता है वो चरण के रूप में होता है, यानी कि पहले कुछ विकास होता है फिर वह परिपक्व होता है। तो चरण के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर आप लोग उत्तर देंगे तभी आप सही उत्तर कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, या फिर सांस्कृतिक मूल्य, या बच्चों का आत्मसम्मान। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4th, 2/4, या फिर 1, 2, 3/4, या फिर 1 और 3। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1, 2, 3/4, क्योंकि जो बच्चों का अधिगम होता है वो इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो पियाजे को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण और संरक्षण। तो प्रतिलोमिक चिंतन और अनुक्रमिक वर्गीकरण और संरक्षण, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये पाई जाती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और जो प्रतीकात्मक खेल है ये है पूर्व संक्रियात्मक चरण की विशेषता। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़
बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही देखा, यानी कि अगर वह प्रतीकात्मक खेल कर रही है तो वह पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, या फिर नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, ये संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, या फिर नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो कोहल वर्ग के हिसाब से अगर हम देखें, यानी कि जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का मॉडल दिया है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि जो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप होता है वो सार्वभौमिक होता है, यानी कि जो विकास है उसके चरण सभी जगह समान होते हैं, यानी कि विकास उन्हीं चरणों में सब जगह होता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, या फिर प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल हमें करना है अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करी जाती है तो ऐसा होता है पाठ के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ये होना चाहिए। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ये भी होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान भी रखना है हमें। और अगला है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। तो यही वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापकों को हमें बाह्य रूप से, मतलब अध्यापक द्वारा बच्चों को बाह्य रूप से अनुशासित नहीं करना है, बल्कि उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा लानी है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, मतलब इसमें नहीं पूछा, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि ये अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। तो यहाँ पर हमें अध्यापक की सुविधा और असुविधा से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि बच्चों को लेकर चलना है। विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके अलावा अगला है, ये बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धात्मक नहीं करने देता। और लास्ट वाला है, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ऑप्शन हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना होती है वो स्थायी नहीं होती, यानी कि जब हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो उनकी बुद्धि लब्धि में परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से हमें उनको बांटना नहीं है, बल्कि सही से एक साथ उनको शिक्षा देनी है, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या फिर तारक विद्यार्थी बनने में मददगार है, या फिर ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यानी कि जब हम तरह तरह की रणनीतियों से पढ़ाएंगे तो बच्चे भी तरह तरह से सीखेंगे, क्योंकि बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 से 2.5 साल उम्र के बच्चों द्वारा
अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रसिद्ध वाचन, नौवाद, बकवाद। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तार प्रसिद्ध वाचन। यानी कि जब बच्चा 1.5 से 2.5 साल की उम्र में होता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों का उच्चारण करता है, यानी कि वह एक उनका निर्माण तार के रूप में करने लगता है, यानी कि तार प्रसिद्ध वाचन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से, ये कथन क्या दर्शाता है? तो ये कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादी, क्योंकि ऐसी धारणा बना लेना कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से, यह रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन मूल्यांकन विधि इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, या फिर विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। क्योंकि अध्यापकों द्वारा मननशील करना ये भी सही है, मूल्यांकन ये भी सही है, और विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करना ये भी सही है। इसमें नहीं वाला पूछा है, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, या फिर सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, या विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये वाला सही होगा, शिक्षा में साम्यता, क्योंकि समानता और साम्यता में अंतर ये है, समानता से मतलब है कि आप एक ही तरीके से शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं समान रूप से, भले ही वे सीख ना पाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो हमें समानता मतलब शिक्षा में समानता नहीं बल्कि साम्यता रखनी है, यानी कि बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है, उनके अकॉर्डिंग, जैसी भी उनकी क्षमताएं हैं या जैसी भी ज़रूरतें हैं। तो हमें शिक्षा में साम्यता रखनी है। ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखी वैकल्य, या फिर पठन वैकल्य। तो अगर वह गणितीय क्रियाओं को समझने में चुनौतियों का सामना कर रहा है तो इसके लिए हो सकता है गणितीय वैकल्य, यानी कि वह गणितीय संक्रियाओं को समझने में उसे दिक्कतें आती हैं। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी संस्थान में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी एक रणनीति प्रभावित नहीं होगी? वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। तो अगर वह सुन नहीं पा रहा है तो हम उसे वीडियो या चलचित्र दिखाएंगे तो प्रभावी होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। और अगला है, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये भी ठीक है। और अगला है, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी ठीक है। और लास्ट में है, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें पूछा गया है कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी, तो यही वाली रणनीति हमारी प्रभावित नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ मौखिक माध्यम का ही प्रयोग कर रहे हैं आप और वह बच्चा सुनने में मतलब उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है और आप सिर्फ उसे बोल कर ही समझाएंगे तो उसे दिक्कत होगी, यानी कि ये रणनीति जो है वो प्रभावी नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? यानी कि अध्यापक की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकती है? ऑप्शन है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था।
तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई अध्यापक लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर आसन व्यवस्था को करवा रहा है तो ये पूर्वाग्रहों को उजागर करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। बाकी ये जो सारे ऑप्शन हैं ये सारे गलत हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाना, यानी कि जब हम विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनकी सोच को बढ़ावा देंगे तो उनके अंदर सृजनात्मकता आएगी, यानी कि जब वे कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोजेंगे, अपनी सोच को बढ़ाएंगे, मतलब कई सारी चीज़ें सोचेंगे तो उनके अंदर सृजनात्मकता आएगी। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापकों के संवेगों द्वारा और बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरूपित अनुशासन करके। तो हमारे ये और ये तीन ऑप्शन सही हैं, बल्कि बाह्य रूप से अधिरूपित अनुशासन नहीं करना है, बल्कि हमें उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित करना होता है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला 1, 2 और 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन है, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु, या फिर बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय होते हैं वे बच्चों की सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते, यानी कि जो बच्चा है वह किसी एक ही गतिविधि से नहीं सीखता, यानी कि हमें उन्हें भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से सिखाना होता है। तो जब विद्यालय ऐसा नहीं करते तो फिर बच्चे असफल हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, या फिर पाठ्य पुस्तक के बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना या अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएँ। तो किसी भी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण के लिए हमें आवश्यक है कि बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाएं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, ये एकदम से मतलब उसी तरीके से ज्यों का त्यों ही पढ़ाना, यानी कि रटना हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये रटने पर बल दे रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चा के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। और अगला है, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा, यानी कि एक कक्षा में बच्चे को ये बताना है, मतलब अगर वह किसी चीज़ से डर रहा है तो हमें ये बता देना है कि वह बिना भय के बताए, क्योंकि जो असफलता या त्रुटियां हैं वे अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में असफलताएं आती हैं, गलतियां भी होती हैं, तो इस चीज़ से डरना नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण हो जाती है। आंतरिक प्रेरणा बढ़ जाती है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा नहीं बढ़ती बल्कि बाह्य प्रेरणा बढ़ती है, और बाह्य प्रेरणा क्षीण होती है, ये गलत है। बाह्य प्रेरणा क्षीण नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। सृजनात्मक, प्रतिक्रिया, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो समस्या समाधान वाले लोग होते हैं, यानी कि जो समस्याओं का समाधान करना अच्छे से जानते हैं, वो सृजनात्मक होते हैं, क्योंकि वो समस्या को समझेंगे और उसके कई सारे हल ढूंढने का प्रयास करेंगे, यानी कि अगर एक तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसका दूसरा समाधान ढूंढते हैं।
और प्रतिक्रिया नम्यता की कमी का मतलब है कि वह समस्या को देखकर तुरंत ही ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते कि ये नहीं हो पाएगा, यानी कि वह उसके कई तरीके ढूंढते हैं। और अपसारी चिंतन से मतलब है ये भी कई तरीके से सोचना। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। जबकि क्रियात्मक दृढ़ता से मतलब होता है कि समस्या का सिर्फ एक ही हल होना, और अभिसारी चिंतन का भी यही मतलब होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके अलावा इसमें अभिसारी चिंतन दिया हुआ है और इसमें क्रियात्मक दृढ़ता, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका को विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहद करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचाने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमें गलत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी स्वायत्तता पर हमें काबू नहीं रखना है और एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित ये भी नहीं करना है, और हर हाल में असफलता से बचने के लिए ऐसी रणनीतियों का प्रशिक्षण देना तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि जो असफलताएं हैं ये तो मतलब आती जाती रहती हैं, सभी की लाइफ में असफलता आती हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रख कर, या फिर बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर ही सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर ही हम उनके लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही है। जबकि बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाना ये भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, क्या एक शिक्षिका को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए? हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। हाँ, केवल एक शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है, तो ऐसा सही नहीं है। और अगला है, नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है, ये भी गलत है। और लास्ट है, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर ही सही हो जाएगा, यानी कि अगर शिक्षक सत्ताधारी है तो फिर ऐसे कंडीशन में जो बच्चे होते हैं वो शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों का तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के, या फिर गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। और अगला है, बच्चे स्कूल में हमेशा सही जानकारी प्राप्त करने आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर, कि नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के, क्योंकि कक्षा में परिचर्चा चल रही है, तो परिचर्चा के दौरान हमें बच्चों को ऐसे प्रोत्साहित करना है कि वो गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बोलें, यानी कि उन्हें बोलने के लिए जो भी उनकी अभिव्यक्तियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो बिना डर के बोल सकें। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट था प्रीवियस ईयर का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।